गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आधुनिक भारत के क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। असहयोग अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा आधुनिक भारत का, तो उसमें लास्ट में मैंने जालियांवाला बाग पे खत्म किया था, यानी रॉलेट एक्ट 1919, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। असहयोग आंदोलन को पढ़ने से पहले इसी समय, इसके एक साल पहले 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था ये समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, जिसके बाद दोनों एक ही संगठन के रूप में जो है कार्य करने लगे। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो तुर्की जो था वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा, जिसमें तुर्की बहुत बुरी तरीके से हार गया और ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे आधे आधे भाग में जो है बांट लिया एक दूसरे को। पूर्वी भाग जो है वो ब्रिटेन ने ले लिया, पश्चिमी भाग जो फ्रांस को ले लिया। इस तरीके से बंटवारा कर दिया गया तुर्की का। और तुर्की का जो अंतिम खलीफा था मुस्तफा कमाल पाशा, उसको उसके पद से हटा करके उसका डिवीजन किया। आप लोगों को शायद पता हो कि भारतीय मुसलमान जो थे वो तुर्की के खलीफा को अपना इस्लाम जगत का प्रतिनिधि मानते थे और वो काफी ज्यादा सम्मान की दृष्टि से जो है खलीफा के पद को देखते थे और मुस्तफा कमाल पाशा को भी मानते थे। जब इस तरीके से तुर्की का विभाजन हो गया और खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया तो भारतीय मुसलमान जो थे वो काफी ज्यादा असंतुष्ट थे, जिसके विरोध में, जिसके खिलाफत में जो है मुस्लिम लीग ने और भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसका समर्थन महात्मा गांधी एवं कांग्रेस ने भी भारतीय मुसलमानों का किया। यानी इन सब लोगों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिशों को मजबूर कर दिया जाए इस आंदोलन के माध्यम से कि वो पुनः जो है तुर्की का संगठन करे और खलीफा जो है, जो खलीफा का पद था उसे मुस्तफा कमाल पाशा को दे दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये जो आंदोलन था आपका खिलाफत आंदोलन वो नाकामयाब रहा। उसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग कहने का मतलब होता है सहयोग ना करना। अब ये सहयोग ना करना क्या था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 ईस्वी से मानी जाती है। इससे पहले इसे लागू करवाने के लिए यानी असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो है सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। उसके बाद पूर्ण रूप से दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है कि अब जो है आप असहयोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इस बात की अनुमति मिल जाती है कांग्रेस से। असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है 1920 ईस्वी में, उस समय भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है वो जेम्स फोर्ड रहता है और 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड रीडिंग रहता है। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई या फिर उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन सिर्फ चलाया गया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।
अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये जानिए। मैंने आपको बताया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, उससे पहले रॉलेट एक्ट जो है, जो कानून लाया गया, यानी असहयोग आंदोलन के शुरू होने के पहले भारत में इस तरीके का माहौल बन चुका था कि भारत में जो संगठन थे, जो छोटे मोटे संगठन थे स्थानीय स्तर पर, या जो भारत की जनता थी, वो बस एक मौके की तलाश में कि कोई ऐसा मौका मिले जिससे हम एक देशव्यापी जो है वो आंदोलन कर सके, और उसके लिए एक मुझे नेतृत्व करता चाहिए। वही नेतृत्वकर्ता आपके गांधी जी बने, जिनके नेतृत्व में भारत की जनता ने असहयोग आंदोलन जो है वो किया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था, उससे पूर्व रॉलेट एक्ट जब लागू किया गया, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था। लेकिन वो सत्याग्रह सफल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि बंगाल, गुजरात, पंजाब आदि क्षेत्रों में जो है वो हिंसक वारदातें होने लगी थी, जिसे देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस समय यानी 1919 में जो उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया, ये सत्याग्रह प्रारंभ करना उनकी हिमालय से भी बड़ी भूल थी, और यह कह करके उन्होंने उस समय जो है सत्याग्रह को बंद कर दिया, जो बाद में आपके असहयोग आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। कहा जाता है कांग्रेस के सामने जब गांधी जी ने ये बात रखी कि असहयोग आंदोलन जो हम लोग शुरू करेंगे और अहिंसात्मक तरीके से, यानी हिंसा ना करके हम आजादी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आजादी शब्द जो मैंने बोला, उसका तात्पर्य उस समय स्वराज्य से था, यानी कि असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, उसे प्राप्त, उसका उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति करना, जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। इन कुछ कारणों से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अब स्वराज्य का मतलब उनके संदर्भ में क्या था, यानी 1920 में जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो स्वराज्य क्या था? स्वराज्य का मतलब था भारत का जो शासन होगा वो भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन भारत की जो प्रमुख होगी, जो राष्ट्राध्यक्ष होगी, वो ब्रिटेन की महारानी, यानी एक ऐसा उपनिवेश जिसमें शासन तो भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन प्रमुख ब्रिटेन की महारानी होगी, जिसे अंग्रेजी में डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। उस समय यानी 1920 के पहले तक जो है, या 1920 में इंक्लूड कर लिया जाए तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ ऐसे ही देश थे जहां पे स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस जो है वो लागू था, और ब्रिटेन की महारानी प्रमुख हुआ करती थी, और बाकी वहां के जो स्थानीय लोग होते थे, उस देश के जो लोग होते थे, उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता। यानी प्रारंभ में कही जाए तो भारतीयों का उद्देश्य जो है वो मूलतः स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं, पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा लेना। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 1907 ईस्वी में स्वराज शब्द को लेकर के ही कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में बढ़ जाती है, जिसमें नरम दल का ये कहना था कि उन्हें स्वराज्य चाहिए, जबकि गर्म दल का ये कहना था कि मुझे जो पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद इन उद्देश्यों के साथ वो आगे बढ़ते हैं, और ये पूरे देश में गांधी जी के द्वारा ये आह्वान किया जाता है, लोगों से ये गुजारिश की जाती है, उनसे कहा जाता है कि जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें, जो वकील है वो सरकारी जगह पे जो वकील है वो वकालत छोड़ दें, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अंग्रेजों का स्कूल है, अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दें, कर की अदायगी लोग ना करें, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तुओं को त्याग दें, शराब की जो दुकानें उसे बंद करवा दी जाए, लोग शराब पीना छोड़ दें। इस तरीके की कुछ मांगे जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीयों से की गई। यानी आप जब तक इस तरीके का काम नहीं करेंगे तब तक हम इस आंदोलन में जो सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, 1 वर्ष में लेंगे स्वराज। यानी जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया तो उनका लक्ष्य था कि 1 साल तक हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे, यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करेंगे, किसी तरह
का टैक्स नहीं देंगे, उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सारे तरीकों से 1 साल में जो है हमें आजादी मिल जाएगी। इस लक्ष्य को लेकर के महात्मा गांधी जो है वो आगे चले। इसी आंदोलन को शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि जो उन्हें दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसे त्याग दिया गया। केसरे हिंद का मतलब होता है हिंद का शेर, हिंदुस्तान का शेर। उसके बाद जुलू पदक, जो कि अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान था, नागरिक सम्मान था। ये दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो उन्हें दिया गया था, उसका त्याग भी उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले कर दिया था। उसके बाद बोर युद्ध पदक, बोर युद्ध पदक जो है आपका, ये प्रथम विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को बड़ी मात्रा में भर्ती करवाया गया ब्रिटिश सेनाओं में, इस उपलब्धता को देखते हुए अंग्रेजों ने जो है बोर युद्ध पदक जो है वो महात्मा गांधी को दिया था। इसे भी उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले ही त्याग दिया। यानी इस तरीके से अपने सारे पदकों को, सारे सम्मान को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही त्याग दिया। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी सरकार शैतान सरकार। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान सरकार है? क्योंकि जब तक वो भारत में नहीं आए थे, यानी 1915 से पहले उन्हें ये लगता था कि अंग्रेज जो है वो बहुत ही सुसभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, जेंटलमैन हैं, वो कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते। यही कारण था कि उन्होंने जब वो भारत में आए 1915 ईस्वी में, तो उन्होंने भारतीयों से बड़े पैमाने पर ये आग्रह किया कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े। लेकिन जैसे जैसे वो भारत में रहने लगे, उन्होंने भारतीयों के ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उसे जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि जिन लोगों को वो जेंटलमैन समझ रहे थे वो एक्चुअल में जेंटलमैन है नहीं। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजों के लिए यह स्टेटमेंट दिया था कि अंग्रेजी सरकार शैतान सरकार है। उसके बाद इस तरीके से बड़े पैमाने पे लोगों को आवाहित किया गया कि आप जो है इस आंदोलन में भाग लें। देखते देखते यह आंदोलन पूरे भारत में जो है आग की तरफ फैल गई। हर नागरिक जो है वो इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहे। जो भी छोटे मोटे क्रांतिकारी थे, जो छोटे मोटे संगठन चला रहे थे, उन्होंने अपने संगठनों को बंद करके इस आंदोलन में कूद पड़े। जो छात्र थे वो अपने कॉलेज स्कूल को छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़े। जो नौकरी करने वाले लोग थे, जो दफ्तर जाने वाले, वकालत करने वाले लोग थे, सारे लोग जो है अपने काम काज को छोड़ करके इस आंदोलन में कूद गए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जब गांधी जी ने ये कहा है कि हम 1 साल में स्वराज्य ले लेंगे, तो हम अगर 1 साल तक पढ़ते नहीं है, अपना काम नहीं करते, नहीं कमाते, अगर 1 साल नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाए? कम से कम मेरा देश आजाद हो जाए। जब देश आजाद हो जाएगा उसके बाद हम कमा लेंगे। इस सोच के साथ जो है लोग जो है इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसी समय 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो सकती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद भी गांधी जी ने चूंकि पहले ही आह्वान कर दिया था कि हम जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले और ये किसी भी हालत में रुकेगी नहीं, टलेगी नहीं। जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई, फिर भी ये आंदोलन जो है अपने गति से चलता रहा। और इसी समय तिलक फंड की स्थापना की गई। तिलक फंड की स्थापना का कारण ये था कि इसमें जो है जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया जाए, उसका प्रयोग जो है आंदोलन में किया जाएगा। और लगभग देखते ही देखते 1 वर्ष के अंदर 1 करोड़ रुपया जो है उस तिलक फंड में जो है वो जमा हो गया। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1,20,000 चरखों का वितरण किया था, ताकि लोग जो है खुद से वस्त्र बना करके, खुद से खादी वस्त्र बना करके वो पहने और विदेशी वस्तुओं को या विदेशी कपड़ों को जो है ना खरीदे। इससे हम जो है स्वदेशी को अपनाने में सक्षम होंगे और हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। इस सोच के साथ उन्होंने चरखों का जो है वो वितरण किया। उसके बाद आंदोलन चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।
1921 ईस्वी में मोकला, जो कि आपके केरल का एक जगह भी, एक जनजाति भी मोकला जनजाति है, वहां पे मोकला विद्रोह होता है। विद्रोह में लगभग 2000 व्यक्ति मारे जाते हैं और 4500 व्यक्ति वो आपके अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। ये हिंसक घटना होती है जिसके बारे में अन्य जगहों पर भी लोग बातें करते हैं। उसके बाद युद्ध के दरमियान विभिन्न जगहों पे प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, ये सारी घटनाएं होती रहती है, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़े पैमाने पे हिंसक घटना की खबर नहीं होती है। शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आपका आंदोलन चल रहा होता है। उसी बीच में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जगह पे कुछ लोग जुलूस में भाग लेकर, मसाल लेकर के वो जा रहे होते हैं। तभी उन पर वहां जो पुलिस चौकी थी उनके द्वारा गोली चलाई जाती है। जब उन पे गोली चलाई जाती है तो उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और इस घटना से जो भीड़ होती है वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और हिंसात्मक रूप लेने लगती है। इससे जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं और खुद को उस पुलिस थाने के अंदर ही बंद कर लेते हैं। जब वो खुद को पुलिस थाने में बंद कर लेते हैं, लोगों के लाख दरवाजा खटखटाने पे भी वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो जो हिंसक भीड़ थी वो उस पुलिस चौकी को आग लगा देती है। आग लगाने के बाद पता ये चलता है कि उसमें 22 पुलिसकर्मी थे जिनकी मौत जो है वो वहीं पे हो गई। इस घटना के बारे में जैसे ही महात्मा गांधी को पता चलता है कि एक हिंसात्मक घटना प्रदर्शन के दौरान हुई है, आंदोलन के दौरान हुई है, वो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घोषणा करते हैं कि असहयोग आंदोलन हम वापस ले रहे हैं, अब हम असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने को एक आत्मघाती कदम बताते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों की जन भावना का क्या होगा, जो इतने सारे लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा होकर के आपके लिए लड़ रहे थे। आपने बोला था हम 1 साल में आजादी ले लेंगे, स्वराज प्राप्त कर लेंगे, लेकिन लगभग 2 साल होने को था। यानी 1920 में जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1922 में बंद हो गया, या फिर चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ। इस मध्य के काल को देखें तो लगभग 2 साल तक जो है आपने आंदोलन किया, जबकि आपने आह्वान किया था कि 1 साल में हम आंदोलन को जो है समाप्त करके स्वराज प्राप्त कर लें। यानी कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये बात था कि आखिर कब तक जो है हम अपने कार्यालयों में नहीं जाए, कब तक ना कमाए बच्चे, कब तक स्कूल कॉलेजेस ना जाए, वकील कब तक अपनी वकालत ना करे, यानी वो बैठकर कब तक खाएं और इस आंदोलन से जुड़े रहे। ये इस तरीके का भी कुछ क्षोभ जो है वो देखने के लिए आंदोलन के दौरान मिला था। यानी जब 1 साल से ज्यादा हो जाता है और लोग जो है ब्रिटिशों के तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आता है, किसी तरह का स्वराज्य का लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई दृष्टि नहीं नजर आती है, तो लोग इससे थोड़े असंतुष्ट होते हैं। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात आ गई तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर कश्मीर का कोई एक गांव अहिंसा का पालन ना करे तो उसकी सजा कन्याकुमारी को दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज को नहीं मानता है या गलती करता है तो पूरे देश को उसके लिए सजा देना ये कहां तक न्याय संगत है, इस बात को मोतीलाल नेहरू ने उठाया। यानी ये गलत है आपके लिए, यानी आपने जिस आंदोलन की शुरुआत की उसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया और आपने एक छोटी सी घटना के लिए वो पूरा देश व्यापी जो आंदोलन चल रहा था उसे आपने बंद कर दिया। और परिणाम ये नहीं हुआ कि सिर्फ आंदोलन बंद हुआ, इस आंदोलन के बंद होने के बाद छोटी मोटी जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं थी वो बहुत बड़े पैमाने पे हुई।
जो क्रांतिकारी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने संगठनों को, अपने हिंसात्मक कार्यों को छोड़ दिया था, वो वापस से अपने संगठन में जुट गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन से जोड़ने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियां जो हमारे देश में काफी ज्यादा इसके बाद बढ़ने लगी। यानी कि जो आंदोलन आपका चला था एक अहिंसा के रूप में, वो हिंसा का रूप लेने लगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल उठाना चाहूंगी, जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं। हम सभी को पता है कि हमारे बापू जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे और सिर्फ हिंसा की घटना के कारण ही, यानी चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से इतना बड़ा जो है आपका देशव्यापी आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो अफ्रीका से भारत आए और बड़े पैमाने पे भारतीयों को ये बोला कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लें और ब्रिटिशों की तरफ से लड़े, तो जब भी कोई युद्ध होता है तो ये तो कॉमन सी बात है कि लोग उसमें मरते हैं। क्या जितने लोग या जितने भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के तरफ से लड़ने के लिए गए थे, वो सब के सब वापस भारत आ गए थे? उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा था, उनमें से किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या वो हिंसा नहीं? और अगर वो हिंसा है तो फिर महात्मा गांधी को हम कैसे कह सकते हैं कि वो अहिंसा के पुजारी थे? और एक छोटी सी घटना, 22 पुलिसकर्मियों की घटना, मरने की घटना की वजह से उन्होंने देशव्यापी असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। ये कहां तक न्याय संगत है? अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो कृपया कर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अब हम लोग अपने सिलेबस की ओर मूव करते हैं। जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो कांग्रेस के सदस्य में से थे आपके डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर मुंजे और एसएन सेन। इन दोनों ने गांधी जी के ऊपर मुकदमा दायर करवाया, अविश्वास प्रस्ताव दायर करवाया कि इन्होंने अविश्वास किया है भारतीय जनता के साथ और उन पर मुकदमा चलाया। उन पर मुकदमा चलता है और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी जाती है महात्मा गांधी को। परंतु बीच में ही जनवरी 1924 ईस्वी में उनकी तबीयत जो है अचानक खराब हो जाती है और उनके शारीरिक स्थिति को देख करके उनके कार्यकाल, उनके सजा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें रिहा कर दिया महात्मा गांधी। यानी इस तरीके से महात्मा गांधी जो है उससे पहले ही, सजा काटने से पहले ही जो वापस है वो आ जाते हैं। यानी इस तरीके से आप देखें तो एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो आपका एक छोटी सी घटना चौरी चौरा कांड के तहत इसे स्थगित कर दिया जाता है। अब बात आती है कि इस संदर्भ में क्या एमसीक्यू बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला इसके समय के को लेकर असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के खिलाफ कौन कौन से लोग थे? तो सीआर दास थे, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये 4 लोग जो थे वो असहयोग आंदोलन को शुरू करने के विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन शुरू हो। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कौन कौन से पदक का त्याग कर दिया? तो केसरी जुलू पदक, बोअर युद्ध पदक, इसका त्याग कर दिया। उन्होंने कभी ये कहा था कि अंग्रेजी सरकार जो है शैतान सरकार है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने इसे स्थगित कब किया? तो 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी को कितने वर्ष की सजा हुई थी असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए? 6 वर्ष की सजा हुई। उन्हें कब वापस छोड़ दिया गया? तो जनवरी
24 ईस्वी में छोड़ दिया है। किन्होंने उनके खिलाफ जो है केस किया था, तो डॉक्टर मुंजे और एसएन सिंह ने किया। यानी इस तरीके से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते। उस समय तत्कालीन यानी जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इस तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अतिरिक्त आप भी अगर चाहो तो बहुत सारा एमसीक्यू जो है इस वीडियो के रिगार्डिंग बना सकते हो, और अगर कुछ स्पेशल टाइप का आप एमसीक्यू बनाते हो तो कृपया करके मुझे भी जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि आप जो है स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो का कुछ फायदा जो है आपको भी मिल रहा है। इस तरीके से ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन जो है मुझे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।